हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आपके लिए लेके आ चुका हूँ परिसंचरण तंत्र की नई क्लास, जिसमें आपको बिल्कुल डिटेल में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, जिनमें सबसे पहले देखिए मैंने हेडिंग के रूप में आपको क्या लिखा है, परिवहन तंत्र। तो सबसे पहले आपको पता यही होना चाहिए कि परिवहन तंत्र आखिरकार है क्या। परिवहन, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एक ऐसा बना लिया है जिसको कहते हैं कि परिवहन से हम भैया वहाँ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन। सुना होगा कि ना होगा आपने? बिल्कुल सर। अब जब ये जो परिवहन है भाई, परिवहन का तात्पर्य क्या है? तो आप कहेंगे सर परिवहन का तात्पर्य ये है कि ये गाड़ी, आपको बिल्कुल मतलब ऐसे नॉर्मली समझिए। और गाड़ी से होता क्या है कि ये जो सामान दिख रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक क्या किया जाता है, लाया जाता है, या तो क्या किया जाता है, भेजा जाता है। मतलब या तो बुलाएंगे या तो भेजेंगे, दो कंडीशन है। अब जब ऐसी कंडीशन हो रही है और किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, तो ऐसा ही क्या इस परिवहन में नहीं, यहाँ पे हमें इसको भूल जाना है। अब ये तो समझ में आ गया परिवहन होता क्या, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, या दूसरी जगह से पहले जगह लाना और भेजना परिवहन कहलाता है। लेकिन क्या इसकी ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। अब इसमें क्या है, तो इसमें क्या किया जाएगा, मनुष्य के अंदर की बात करना है हमें, या जीवों के अंदर की बात करना। जीवों के अंदर ये गाड़ी थोड़ी चल पाएगी भाई, जब नहीं चल पाएगी तो फिर क्या करना है। तो जब ये गाड़ी नहीं चल पाती है तो ये वाली तो गाड़ी चल जाएगी ना। कौन सी गाड़ी? आप कहेंगे ब्लड की। बिल्कुल जी भाई। तो अब इसकी जब गाड़ी हमें चलानी है, या ब्लड को ही हमें भेजना है, या जो वाटर वाले एनिमल्स रहते हैं उनमें वाटर को हमें भेजना है, और एक चीज़ और पाई जाती है लिम्फ, इसको भेजना है। तो जब हम इन चीज़ों को भेजेंगे या लाएंगे तो उनके माध्यम से क्या परिवहन होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, शरीर में उपस्थित तरल पदार्थों के माध्यम से आवश्यक तत्व या पोषक तत्वों को शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? परिवहन। तो सर तंत्र किसे कहते हैं? अब परिवहन में बहुत सारे अंग अपना अपना योगदान प्रदर्शित करते हैं, और इन अंगों के समूह से काय का निर्माण होता है, तंत्र का सिस्टम का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहने लगते हैं, परिवहन तंत्र। तो आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो कितने प्रकार के होते हैं परिवहन तंत्र? क्या शरीर में सिर्फ पानी है? आप कहेंगे नहीं सर, खून भी है मेरे शरीर में। तो क्या आपका खून पानी बन गया? नहीं भाई, खून खून है और पानी पानी है। फिर लसिका कहाँ से आ गया? तो अभी हम चर्चा करते हुए इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि जो परिवहन है, परिवहन के प्रकार कितने हैं। तो मुख्यतः हमें कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 3, जिनमें से जो सबसे पहले वाला प्रकार है वो क्या है? तो आप कहेंगे जो सर सबसे पहले वाला प्रकार है वो है आपका रुधिर परिवहन तंत्र, और यही हमें पढ़ना है, यही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या इससे क्वेश्चन आते हैं? आप कहेंगे सर जब क्वेश्चन आते तभी तो इम्पोर्टेंट है। तो हाँ भाई इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। जल परिवहन तंत्र हमें नहीं पढ़ना है, और लसिका की कार्य हमें देखना है। और जब इन चीज़ों को हम देख लेंगे तो ये हमारा चैप्टर भी लगभग ये वाला टॉपिक इस चैप्टर का गेम तमाम होने वाला है। तो भाई रुधिर परिवहन तंत्र किन्हें कहते हैं? तो जिस परिवहन में, मतलब जिन पदार्थों का परिवहन शरीर के एक कोने से दूसरे कोने में रुधिर के माध्यम से होता है, तो क्या कहलाता है? रुधिर परिवहन तंत्र कहलाता है। कुछ अंग भी इसके मदद करते हैं। और जल में सेम वही बात है कि पदार्थों का परिवहन जल के माध्यम से शरीर के एक कोने से दूसरे कोने में हो गया, क्या कहलाएगा? जल परिवहन तंत्र कहलाता है। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लसिका मतलब क्या है? तो लसिका के माध्यम से जब हम चीज़ों को, मतलब पदार्थों को या पोषक तत्वों को शरीर के एक कोने से दूसरे कोने में भेजेंगे तो क्या कहलाएगा? लसिका परिवहन तंत्र, जिसको लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई हैं। और जैसे ही आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो अभी आप समझे कुछ नहीं है। आप कहेंगे अच्छा सर कैसे नहीं समझे? तो देखिए आगे बढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा समझे कि नहीं समझे। तो जैसे ही हम आगे देखते हैं तो आगे हमें दिखाई दे रहा है रुधिर परिवहन तंत्र। और ये भैया अगर आप बता पाएंगे तो आप कहेंगे सर अभी तो बताया था हम लोगों ने, क्या कि रुधिर के माध्यम से, किसके माध्यम से? रुधिर के माध्यम, मतलब ब्लड के थ्रू
होने वाला परिवहन, होने वाला सर्कुलेशन क्या कहलाता है? रुधिर परिवहन तंत्र कहलाता है। तो क्या मैं इसको सही समझूं? आप कहेंगे जी सर सही तो है। क्या रुधिर में अंग पार्टिसिपेट नहीं करते? आप कहेंगे बिल्कुल करते हैं। कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं? तो आप कहेंगे सर जी इसमें पार्टिसिपेट करने का जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप कहेंगे सर हार्ट। अच्छा, हार्ट और वाहिकाएं। अब ये वाहिकाएं क्या है? रुधिर वाहिकाएं जिनकी हम बात करेंगे। तो रुधिर वाहिकाओं में कौन कौन सी? धमनियां, सिरा, केशिकाएं, महाधमनी, महासिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, ये सारी चीजें आपकी मदद करने वाली हैं इनमें। जब ये मदद कर देंगी तो आपका क्या बन जाएगा? रुधिर परिवहन तंत्र। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात आपने कर दी सर। अब जब ये बात भैया क्लियर है तो पहले पता तो रुधिर क्या है। तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा लेंगे पता। तो भाई क्या पता लगाएंगे आप? तो आपसे कहा जाए बताइए रुधिर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? रुधिर एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक। मतलब क्या है? तरल तो है ये, मतलब लिक्विड, लेकिन संयोजी मतलब क्या है? संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव, मतलब चीज़ों को कनेक्ट करके। जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्लड रहता है, ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं कुछ टाइम पे, मतलब ये सारी चीज़ों को ब्लड, पूरे ब्लड को कलेक्ट किया, मतलब ब्लड को क्या जमाया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल। फिर जम क्यों नहीं रहा है? ये आपका क्वेश्चन है। घर के लिए आपको ये दिया जाता है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ब्लड हमारा जब रुधिर वाहिकाओं में रहता है, शरीर के अंदर रहता है, तो क्यों नहीं जमता है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक, मतलब तरल तो रहेगा, फ्लो तो होगा और चीज़ों को कनेक्टेड करके रखता है। अब तरल संयोजी है, ठीक है, कैसा होता है? तो इसके लिए मैंने आपको कुछ बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाए हैं, एक ये और एक छोटी सी बिट्टी। अब ये क्या बताएंगी? तो ये बताएंगी कि सर जी ये कट गया है, और जैसे ही कटा तो भाई तुरंत क्या निकलने लगता है? रुधिर, ब्लड, खून, रक्त, ये सारी चीज़ें निकलने लगती है। सब एक चीज़ है, हाँ भाई एक ही है, ये निकलने लगता है। जो कौन से रंग का होता है? आप कहेंगे सर ये तो होता है लाल रंग का, जो मैंने बहुत पहले देख लिया था। भाई सभी ने बहुत पहले देख लिया था, जब आज से आपको जानकारी हुई है तब से आप ये चीज़ें जानने लगे कि हाँ रेड है। अब तरल संयोजित ऊतक तो है, इसका स्वाद कैसे होता, मतलब स्वाद क्या होता है, कैसे होता है? तो आप कहेंगे सर इसको काट लो और पी लो तो पता चल जाएगा कैसे होता है। मतलब भाई खट्टा होता है, मीठा होता है, क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी ये होता है कसेला। कसेला मतलब, तो कसेला का सीधा सीधा मतलब है कि भैया इसका जो पीएच मान होता है, कौन सा मान? इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.3 से 7.4 या 7.5 के मिड में। और जो चीज़ें 7 से ज़्यादा होती हैं, मतलब जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, वो कैसी होती हैं? क्षारीय। और स्वाद कैसा होने लगता है? कसेला या कड़वा होने लगता है। अगर आप कभी खून पिएंगे तो आपको मीठा लगे तो समझिए आपके खून में दिक्कत है, मतलब उस वाले खून में नहीं, इस वाले खून में दिक्कत है। तो आप कहेंगे जी सर। और जब ये दिक्कत हो जाती है तो इसका निराकरण कैसे करते हैं? तो इसका कोई निराकरण नहीं है भाई, मेरे को ना पता। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो रुधिर क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, जो स्वाद में कैसा होता है? कसेला। पता कैसे चला? क्योंकि इसका पीएच मान 7.3 से 7.4 के मध्य में होता है। अब ये जो रुधिर रहता है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो ये प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं या रुधिर कणिकाओं के माध्यम से मिलकर बना होता है। इतनी बात क्लियर है कि प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं के माध्यम से मिलकर बना होता। अगर ये इन दो चीजों के माध्यम से मिलकर बना है, ठीक है मान लेते हैं। अब ये हमारे शरीर के कितने % भाग का निर्माण करता है? तो कहेंगे भैया 7 से 8, मतलब जितना आपका वेट होता है उसका 7 to 8% आपके बॉडी में क्या है? ब्लड। तो पता कैसे लगाया जाए? सर मेरा वेट मैं अगर कहूँ, ऐसा नहीं करना है आपको सिर्फ ये बताना है कि आपका वेट है 70 kg, तो ब्लड कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जी निकालिए इसका 7%। तो जब आप 7% निकालेंगे
तो 7 7 जा 49, 4.9 मतलब क्या 4.9 लीटर मेरे शरीर में खून है, जिसका वजन कितना है 70 किलो। सर मैं तो 85 किलो का हूँ, 85 नहीं ओनली 50, और जो 50 के हैं तो 3.5 सीधा सीधा है भाई। जितना वेट होगा उसका, अब आप कहेंगे नहीं सर मैं तो 7 में नहीं, मेरा तो 8% होगा। जब 8 होगा तो, जब 8 होगा तो किस तरीके से, तो अगर आप 50 kg के हैं तो 8 होगा तो 8 45 कितना है आपके शरीर में, तो 4 लीटर। एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है। तो आई होप ये आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, और जैसे ही आपकी ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, जैसे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भैया प्लाज्मा और दो चीज़ें हम पहले से लिखे हुए हैं। तो प्लाज्मा क्या करता है, ये हमारे शरीर में ब्लड का तो निर्माण कर रहा है, मतलब ब्लड में एक पार्ट के रूप में है कि ब्लड के अंदर भैया का है प्लाज्मा भी है। अब कैसे, तो आप कहेंगे सर जी जो प्लाज्मा है लगभग 55% बनाता है, और रिमेन कितना बचा, तो रिमेन बचा है 45। तो 45% होती हैं कणिकाएं और 55% क्या होता है ब्लड। लगभग बात समझिए, 50 से 55% प्लाज्मा होता है और 45 से 50% क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब ये जो रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा है ये किन चीज़ों से मिलके बने हैं, तो अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में लगभग 90%, कितना परसेंट, 90% क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लगभग जो 90% होता है तो इसमें होता है वाटर। अगर इसमें 90% वाटर है तो रिमेन क्या है, 8 to जो 10% रहता है वो रहता है प्रोटीन, मतलब ग्लूकोज हो गया, बसा हो गया, और जितनी भी चीजें हो। और इसके अंदर भी अगर बात करें 2%, तो इसके अंदर जो 2% अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, क्या रहते हैं, 2% में अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये तो चर्चा हो गई कहे की प्लाज्मा की। प्लाज्मा, अब आप कहेंगे कि सर रुधिर कणिकाएं, तो रुधिर कणिकाएं देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, 3 होती हैं। कौन कौन सी, लाल रुधिर कणिकाएं जिनको हम क्या बोलते हैं RBC, और श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनको हम क्या बोलते हैं WBC, और रुधिर प्लेटलेट्स जिनको हम बोलते हैं प्लेटलेट सी कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप कहेंगे जी सर, जब आपकी ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना है ब्लड में। अकेला ब्लड नहीं है जो आपको देख रहे हैं या आपने काटा लाल कलर का निकला है वही नहीं भाई, और भी इसमें हमें पढ़ने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। जैसे ही क्लियर है तुरंत स्क्रीनशॉट लेते जाइए और हम आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो समझिएगा। तो सबसे पहले हमें चर्चा करनी है RBC की। तो RBC की अगर हम बात करें तो आपको इसका डायग्राम दिख रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो कैसा है, लाल है। जी सर, लाल के साथ साथ ये जो है ये किस तरीके का है, मतलब अरे भाई तरीके का कहने का मतलब ये है कि आप ये बताइए कि ये गोल है, चपटा है, कैसा है। तो आप कहेंगे सर गोल भी है और चपटा भी है। तो चपटी और गोलाकार ऐसा कह सकते हैं कि एक बटन के आकार की होती हैं, कि इंडेंट है, टॉप व्यू आपको देख रहे हैं, फ्रंट व्यू, मतलब सारी चीज़ें आपको बताया गया है। कुछ इस तरीके की गोलाकार आकृति है कि नहीं है, गोलाकार साहब बिल्कुल है। तो ये जो आकृति है वो किसकी है, रेड ब्लड सेल्स की। किनकी है, रेड ब्लड सेल्स की। अब जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। अगर जैसे हमें पता चलता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं भैया ये गोलाकार हैं, इनका काम क्या है, नाम में तो समझ में आ रहा है कि रेड हैं, लाल हैं। तो लाल ही क्यों होते हैं, पीले क्यों नहीं है, हरे क्यों नहीं है, गुलाबी क्यों नहीं है। तो आप कहेंगे सर इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन रहता है भाई ये क्या करता है, ये लाल रुधिर कणिकाओं को या ब्लड को क्या करता है, लाल करने के काम में आता है। और साथ ही साथ में ये जो हीमोग्लोबिन है, ध्यान सुनिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर, किसके साथ में मिलकर, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आप कहेंगे बिल्कुल। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो क्यों बना रहा है, नहीं बनाए तो भैया हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, और वो ऑक्सीजन की पूर्ति कराने के लिए कौन जिम्मेदार हो रहा है, हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि लाल रंग क्यों है, कैसा है। और साथ ही साथ में अगर इनके निर्माण की बात करें, काहे की बात करें, निर्माण की, तो इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, मज्जा में। किस में, अस्थि मज्जा में। क्लियर है कि ना, इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि रेड ब्लड सेल्स क्या है, कैसा है, और इनकी जानकारी की आपको आवश्यकता है नहीं। जितने आपके सिलेबस में उतनी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। अब आप कहें ज़्यादा, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ज़्यादा भी आपको बताई जाएंगी। फिर WBC की बात करें तो इनका आकार भी गोलाकार नहीं होता है, हल्का सा देखिए डिसबैलेंस है। और दूसरी चीज़ है कि जो WBC है, नाम से समझ में आ रहा है वाइट ब्लड सेल, क्या ये वाइट कलर की होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कि ऐसा है वो आपको पता लगाना है। कुछ चीज़ें आप भी तो पता लगाइए भाई। अगर मैं ही सारी चीज़ें बता देता हूँ तो आप तो पता क्या करेंगे, देखिए ये पढ़ने के बाद आप लेक्चर बंद कर देंगे, ख़त्म, और आपको लगता है मैंने पढ़ लिया। लेकिन आपको जब मैं होमवर्क देता हूँ ना, कि मैंने पहला क्वेश्चन क्या दिया था कि आपको ये पता लगाना है कि जो रुधिर है, जो ब्लड है, वो हमारे शरीर के अंदर जमता क्यों नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है क्या WBC वाइट कलर की होती हैं या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, और अगर होती भी हैं तो क्यों होती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। और वाइट ब्लड जो सेल्स है, इनका सीधा सीधा काम अगर मैं पूछूं किसकी भांति कार्य करती हैं, तो भाई आपको ध्यान रखना है कि ये प्रहरी होती हैं। प्रहरी क्या होता सर, प्रहरी मतलब सैनिक। सैनिक मतलब जो हमें गार्ड करें, मतलब ये हमारे, ध्यान सुना, अंदर इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करती हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। कौन बढ़ाती हैं, WBC। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। और जैसे ही आप ये समझते हैं कि WBC इतने काम की, तो आप तो इनको सेव करना चाहेंगे बिल्कुल। तो भाई वाइट ब्लड सेल्स हैं जो काहे के काम में आती हैं, तो अगर हम चर्चा करें इसकी, तो ये हमारे शरीर में जितने भी रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, इनके भक्षण का के काम में आती है। मतलब इनको मारने का जो काम है, मारने का काम वो किनके माध्यम से किया जाता है, तो वो WBC के माध्यम से किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं। किसकी भांति कार्य करती है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये किसकी भांति कार्य करती है, प्रहरी की भांति। और जो हमारी इम्यूनिटी पावर रहती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इम्यूनिटी पावर या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसको बढ़ाना भी इन्हीं का है। मतलब अगर ये ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हुई। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। अब हम दूसरी चीज़ की बात करें तो ये है प्लेटलेट्स, जो आकार में गोल है। आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका काम क्या है, तो प्लेटलेट्स, जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, सीधा सीधा एक वर्ड में कहें तो भैया रुधिर का थक्का जमाना। मतलब कि अगर हमारे शरीर में जो रुधिर फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है नहीं, जब चोट लग जाती है तो फैलता है। तो जो हमारे शरीर में रुधिर फैलता है चोट लगने के बाद, वो रुधिर जमाने का काम किनका है, प्लेटलेट्स का है। अगर ये नहीं होती तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाती। क्लियर है कि नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि RBC किन्हें कहते हैं, WBC किन्हें कहते हैं, प्लेटलेट्स किन्हें कहते हैं, रुधिर क्या है, रुधिर परिवहन तंत्र क्या है। अब जो रुधिर परिवहन है, मतलब रुधिर को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह जो भेजने का काम रहता है, वो किसका रहता है, तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ वो रहता है वाहिकाओं का। वाहिकाएं मतलब जिस तरीके से हमारे घरों में ऊपर जो टंकी रखी रहती है, उसके पानी को हमारे वॉशरूम तक या फिर जितने भी जैसे किचन वगैरह हो गए, यहाँ तक लाने का काम काहे के माध्यम से, कि खुद से आ गया क्या, नहीं भाई, पाइप लगाए हैं। क्या लगाए हैं, पाइप। तो इसी तरीके से ब्लड को हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजने का जो काम होता है, वो किसका होता है,
तो आप कहेंगे सर वो होता है वाहिकाओं का, मतलब एज अ पाइप वर्क करती हैं। वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल वाहिकाएं? नहीं 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 नहीं, अब कंफ्यूज मत होना है कि नहीं तो कहने लगो लाल वाहिकाएं सफेद वाहिका प्लेट, नहीं भाई। धमनी, सिरा और अगर एक और की बात करें तो ये है केशिकाएं, जो दोनों के ज्वाइनिंग पॉइंट, मतलब जहां धमनी और सिराएं जुड़ती हैं तो केशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।